मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए, कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, हम जो भी बोलें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। कुछ ऐसी ही सार्थक चर्चाएं, कुछ ऐसी ही सार्थक बातचीत करने का जिम्मा लिया है पथगामिनी ने, जिसके संस्थापिका है मंजुला श्रीवास्तव जी, आप सभी जानते हैं। और एक छोटा सा पद मेरे पास भी है, जिसकी मैं सेवा में लगी हूँ। तो आज हम फिर एक पुस्तक की चर्चा के लिए उपस्थित हैं। जिस तरह की मैं बातचीत कर रही हूँ, उस पुस्तक का नाम ही इतना खूबसूरत है कि कल्पनाओं का अंबार। बेशक हर एक कवि, हर एक शायर, हर एक राइटर, हर एक साहित्यकार जब कल्पनाओं का ओवरफ्लो होने लगता है तो हम उसे किसी न किसी रूप में बांधने की कोशिश करते हैं। हम ब्लेस्ड चाइल्ड हैं ईश्वर के कि हमें उसने कलम पकड़ाई, और कलम की नोक पर वो शब्दों के रूप में माँ सरस्वती खुद विराजमान होती हैं। तभी हमारे शब्द कविता, गीत, गजल, मुक्तक, कहानी के रूप में ढलने लगते हैं। लेकिन बहुत से इंसान ऐसे भी हैं कि कल्पनाओं का अंबार या यादों की बातें या एहसासों की धुन सबके पास है, लेकिन उसे शब्दों में ढालने की जो ताकत है, जो गुण है, वो ईश्वर ने सबको नहीं दिया है। ये गुण, ये जादू ईश्वर ने हमारे ही बीच में से एक और इंसान को भी दिया है, जो आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका नाम है भगवती सक्सेना जी। ये इस बुक की लेखिका है, जिसका नाम है कल्पनाओं का अंबार। मैंने पहली बार देखा कि इस की पुस्तक में कहानियां भी हैं और कविताएं भी। क्योंकि जब मैं अलग अलग विधाओं में बात करने लगी तो लोग मुझसे कहने लगे कि आप गजलों के रूप में जानी जाती हैं भगवती जी। मुझे बहुत से लोगों ने आकर टोका कि इस तरह से आपकी पहचान खो जाएगी, कभी आप मुक्तक कह रही हैं, कभी आप अब आप व्यंग में भी अपना हाथ आजमा रही हैं, तो आप अपनी विधा को मत छोड़िए। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मेरे एहसास जब ओवरफ्लो होने लगते हैं तो वो जिस भी सांचे में अपना रूप ले लेते हैं, मैं उसे वही सांचा दे देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि वो सांचा मुक्तक का है, कहानी का है, व्यंग का है, गजल का है या गीत का है। शायद आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा और उसे कहानी और कविताओं का रूप दिया। तो सबसे पहला सवाल मैं भगवती जी आपसे ही करना चाहूंगी कि बिल्कुल। आपकी ये पहली पुस्तक है या कौन सी पुस्तक है, और ये इतना खूबसूरत सा नाम आपके जहन में किस तरह से? ये मेरी तीसरी पुस्तक है। जी मैंने बायोडाटा में लिखा था, शायद आपके पास होगा। जी पहली जी शीशे के रिश्ते, दूसरी परिसीमा के परे, और ये तीसरी है कल्पनाओं का अंबार। जी। तो इसका ये तो नाम जो आपने रखा कल्पनाओं का अंबार, ये किसी की सजेशन थी या किसी कहानी का कोई नहीं, हिस्सा है, या क्या सोच के आपने ये नाम रखा? नहीं ऐसा नहीं है। मैंने 4 शहरों में अपनी जिंदगी बिताई है, और वहाँ के जी छोटे छोटे एहसास मेरे दिल की कोठरी में, मतलब ये समझिए कि लिखे हुए थे। और मुझे जी इतने दिनों से इतनी व्यस्तता थी कि समय नहीं मिला कहीं भी देखने का। अब इस समय बेंगलोर में हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, और समय ही समय है। तो अब जब जी पीछे मुड़ के देखती हूँ, जब भी, तो एक एक वाक्या या एक एक लाइन या एक एक जो मैंने समाज में देखा है, वो कहानी के रूप में लिखती हूँ। लिखती क्या हूँ, मैं 2-3 दिन पहले चिंतन करती हूँ कि वो जी कैसे उसको दिया जाए। उसमें सब, कहानी में पूरी सत्यता तो होती नहीं है, हाँ थोड़ी सी कहीं सत्यता है, उसमें मैं कल्पनाओं को जोड़ के कहानियां लिखती हूँ। तो जब मुझे लगा कि इसमें कल्पनाएं बहुत सारी हैं, जी कुछ कुछ उठाया हुआ है, दिमाग में कोई चीज रही और उसके बाद उसमें कल्पनाओं से कहानी को मैंने मोड़ दिया बिल्कुल। जी इसलिए जी इसका जी नाम रखा कल्पनाओं का अंबार। जी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इसके लिए। और ये जो आपकी कलम अब चलनी शुरू हुई है, ईश्वर करे ये यूं ही चलती रही।
और आप बरकरार हमारे बीच में लिखती रहें। हमारे बीच में आपकी पुस्तक पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं गीता चौबे जी, जो बेंगलोर से हैं, और साथ ही मधु सक्सेना जी, जो भोपाल से हैं। मैं गीता चौबे जी आपकी तरफ बढ़ूंगी पहले, और मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे जानती हैं भगवती जी को, इनके वजूद के बारे में या इनके पर्सनैलिटी के बारे में आप कितना जानती हैं, क्या जानती हैं। और फिर हम बात करेंगे कल्पनाओं के का अंबार की, कि आपने कहानियां जो इनकी पढ़ी या कविताएं पढ़ी तो आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, और आपने इनकी कहानियों में क्या पुट देखा। आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। और आज यह बहुत ही अच्छा समय है कि हम आज इस पुस्तक की चर्चा में सम्मिलित हुए हैं, और मधु सक्सेना जी के साथ भी मैं मंच साझा कर रही हूँ। जहाँ तक भगवती जी को जानने की बात है, तो इनसे मेरा आभासी परिचय था। एक जी। लघु कथा का मंच था, लघु कथा दर्पण, तो वहाँ पर ये भी थी, मैं भी थी। मैं पहले रांची रहती थी। जब रांची से मैं 2.5 साल पहले बैंगलोर आई, तो मुझे लगा कि मुझे बैंगलोर के साहित्यकारों को भी ढूंढना चाहिए। तो मैंने अपने जी। फेसबुक में डाला कि मैं बैंगलोर आ चुकी हूँ, यहाँ के जो साहित्यकार हैं वो कृपया मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो निर्जा कृष्णा भी हैं एक पटना की, उन्होंने मुझे पर्सनली कहा कि भगवती सक्सेना जी भी बैंगलोर में ही रहती हैं, आप चाहें तो उनसे बात कर सकती हैं। और संयोग ऐसा निकला कि ये हमारे एक तरह से मोहल्ले वाले ही हो गए, 1 किलोमीटर की अच्छा। दूरी पर ही हम लोग थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह धीरे धीरे हमारा आना जाना भी हो गया, और हम काफी निकटतम मित्र के रूप में आ गए। और भगवती जी का जो व्यक्तित्व है, ये इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इनके व्यक्तित्व ने, मतलब जितनी जिंदा दिल हैं और जितनी खुश मिजाज हैं, कि हर समय ये चाहती हैं कि मतलब जो होता है ना, शो मस्ट गो ऑन, जो इन्होंने लिखा भी है, बिल्कुल वो इनकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है। और हमेशा ही व्यस्त रहती हैं, मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, और स्वस्थ रहो वाला ये इनका ये जो करेक्टर है, क्या इनकी कविताओं या कहानियों में भी ऐसा ही छलकता है? बिल्कुल एकदम बिंदासपन इनकी कहानियों में है, और ये कल्पनाओं में सही में जीती हैं। इनका जो कल्पनाओं का अंबार है, जो इन्होंने मुझसे एक बार कहा था, थोड़ा सा सजेशन भी मांगा था कि कल्पनाओं के अंबार होगा कि कल्पनाओं का अंबार होगा, तो मैंने बोला था कि अंबार एक वचन में होता है। तो उस वक्त मुझे लगा ये सचमुच कल्पनाओं में जीती हैं, और इनकी कल्पनाएं एक से एक होती हैं। कहानियां पढ़ेंगे हम तो कहानियों में भी बहुत परिलक्षित होता है। तो इन्होंने शीर्षक भी सही रखा है, जो इनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। इनसे यही आप मेरे इनकी कहानियों के बारे में हमें कुछ बताएं गीता जी, अब, या और इनकी कविताएं अगर आपने जो भी पढ़ा है इनकी कहानियों में। एक तो बात कहना चाहूंगी मैं, मंजुला जी, मुझे पथगामिनी पे लाइव दिख नहीं रहा है, आप लाइव प्लीज दिख रहा चेक है, कर लें। हमें दिख रहा है, लाइव है, लाइव है। लाइव है। है? ठीक है, मेरे दूसरे मोबाइल में नहीं दिख रहा, हो सकता है उसमें कुछ नेट प्रॉब्लम होगी। अच्छी लाइव है। बात है, ठीक है, आप रखिए। तो अभी इनकी पुस्तकों पे चर्चा करनी, इनकी पुस्तक पे चर्चा करनी है, या किसी पर्टिकुलर एक कहानी विषय पे? नहीं, पुस्तक पे ही चर्चा करेंगे। पुस्तक के में ही आपने कहानियां ही तो पढ़ी होंगी ना, तो पुस्तक के बारे में आप जो भी कहना चाहें। जी। तो ये कवि की कल्पना का कमाल है उसके कलाम में, कवि की कल्पना का कमाल है उसके कलाम में, सहज ही सुंदर सरस सरगम छेड़ता है सुर ताल में। ये कवि के पास अगर कल्पना ना हो तो वो रचना नहीं कर सकता। जी। तो ऐसी जो हमें, हालांकि ये भी बात सही है कि यथार्थ के धरातल पर ही कल्पनाओं का महल बनाया जाता है, लेकिन बिना कल्पनाओं के छौंका लगाए हुए हम जी। उसमें वो जी। जी। रोचकता नहीं ला सकते। तो ये पथगामिनी साहित्य समूह के पटल पर रूबरी होने का मेरा प्रथम अवसर है,
और इसके लिए निमंत्रण देने के लिए मैं श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव जी एवं भगवती सक्सेना जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मंच की अध्यक्षा और संचालिका सोनिया सोनम अक्स जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूब सुंदरता से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया और इनका संचालन मैंने पहले भी देखा है, बहुत ही खूबसूरत संचालन रहता है, रोचक रहता है। और आज हमारे साथ हैं मधु सक्सेना जी, जिनके साथ मुझे आज मंच साझा करने का अवसर मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत बहुत स्वागत है। और भगवती सक्सेना जी, आपको भी बहुत आभार कि आज आपकी पुस्तकों के माध्यम से, आज की पुस्तक के माध्यम से आज हम ये जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बेशक धन्यवाद। हम गीता जी इनकी पुस्तक के माध्यम से जुड़े हैं। मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि आपने कौन सी कहानी ने आपको प्रभावित किया और क्यों? ये कुछ किसी एक कहानी के बारे में आप चर्चा करें, तब तक मैं नाम ले लेती हूँ। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, मुझे अब लाइव दिखना शुरू हो गया है। हमारे जी। साथ जुड़े हैं सुभाष राहत बरेलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश प्रसाद गौतम प्रगे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत सुंदर कह रहे हैं आप यूं ही जुड़े रहिए। विजय लक्ष्मी भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा की ओर से आपकी जय पुकार रहे हैं, जय श्री राम आपको कह रहे हैं, तो पूरे हरियाणा की तरफ से आपकी जय हो। दिल की कोठड़ी में बंद, ये सुंदर शब्द संयोजन, बेशक इसमें कोई बात नहीं है। सुंदर परिचर्चा हमारी पत्रकारिणी की संस्थापिका कह रही है। तो काफी लोग हमें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं और हम चर्चा कर रहे हैं भगवती जी की कहानियों पर, उनकी किताब पर जिसका नाम है कल्पनाओं का अंबार। बेशक मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कल्पनाएं, कहानी में आपकी भगवती जी हकीकत कितनी रहती है और कल्पनाएं ज्यादा है या उसमें हकीकत ज्यादा है? कल्पनाएं ज्यादा है। कल्पनाएं ज्यादा है। कल्पनाएं, हाँ, कई बार एक मतलब एक लाइन से बिंदु भी आप मैं कहानी हकीकत का बनाती हूँ। आसपास से उठाती हैं, कोई भी हाँ एक जी। ऐसा एपिसोड या कोई भी एक ऐसी सच्चाई जो आपको समाज में अपने आसपास नजर आई, तो उसके चारों तरफ कल्पनाओं का एक सिलाई करके या बुनाई करके आप उसको एक रूप देती हैं, स्वेटर बिल्कुल। का कह सकते हो या कहानी। बिल्कुल सही समझी हूँ मैं जी। गीता जी, हम बात करेंगे आप मैम की किसी कहानी या कविता पर बात। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, साहित्य की विधाएं होती हैं, और एक होता है चंपू साहित्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण है। तो पहली बार जी मैंने सुना इनकी कविताओं, ये संकलन के बारे में, तो मुझे लगा कि ये चंपू साहित्य ही होगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो ये इनका अलग अलग मिश्रण है। तो ये चंपू जी साहित्य न होकर एक मिश्रित गद्य काव्य और गद्य और पद्य काव्य संकलन है। तो इसमें मैं कहानियों की के बारे में आपको चर्चा करूंगी। तो पहली कहानी जो इनकी पेइंग गेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम किताब उठाते हैं तो जो पहली कहानी पर नजर जाती है, और बेशक आजकल महानगरों में या छोटे शहरों में भी पेइंग गेस्ट का चलन काफी पीजी के रूप में चल रहा है। तो बेशक। इन्होंने जो उसमें लिखा है, क्योंकि इनकी कहानियां थोड़ी बहुत तेजी से घटनाक्रम घटती हैं, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट रफ्तार से एक तरह से चलती हैं। तो तो आपको क्या लगता है गीता जी कि ये जब सुपर फास्ट तरीके से कहानी चलती है तो उससे रोचकता बढ़ती है या बोरियत होती है? आपको क्या लगता है, कहानी का फ्लो बनता है या कम होता है? कहीं कहीं कुछ मिसिंग हो जाता है, कहीं जब आप पढ़ते रहें तो लगता है कि अरे अचानक से मतलब इस पड़ाव अच्छा, पर अचानक क्यों। से ट्विस्ट ले लिया उसने। हाँ, कहीं कहीं कुछ मतलब विस्तार, कहानियों में तो विस्तार जरूरी होता है, तो जी पाठक को कयास लगाना पड़ता है, खुद से ही उसे कहानी बुननी पड़ती है, अच्छा ऐसे हुआ होगा। उसके बाद जैसा कि इन्होंने पेइंग गेस्ट में ही लिखा, चूंकि ये लघु कथाकार भी हैं, तो इनकी कहानी में लघु कथा की जो लघुता होती है वो अपना प्रभाव छोड़ती है। तो वो बिल्कुल। शुरुआत जी जी। कहानी की लघु कथा के रूप में करती हैं। जैसे पेइंग गेस्ट की बात मैं करती हूँ, तो पेइंग गेस्ट में जैसे इन्होंने लिखा कि जो रवीना कैब से जाती है, 30 साल पहले वो फ्लैट में चली गई, शुरुआत ही इनकी हो रही है उस तरह से। तो वहां जब वो कैब से जाती है, उस पते पे जाती है, वहां वो नहीं मिलता है,
तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अगर ये कहानी है तो इस बीच में थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए था, कुछ रवीना का परिचय या कुछ रवीना और जो उनकी जो जिसके यहाँ वो पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी, थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा अगर होती तो रोचकता थोड़ी और बढ़ जाती। और ये लगता है कि अभी पढ़ ही रहे पढ़े, अरे कहानी खत्म हो गई, तो अच्छा। एक ललक होती है कि थोड़ा और पढ़ने को मिलता, थोड़ा और होता। तो लेकिन सकारात्मकता है कि कहानियों में जो अनुकरणीय है, प्रेरक है और उससे सीख लेने की भी है कि 30 साल के बाद भी आजकल लोग अपने सगे रिलेशन को भूल जा रहे हैं और वो अपने पेइंग गेस्ट में जो रखने वाली थी उसे 30 साल के बाद वो वृद्धाश्रम से लेके अपने घर आती है। तो ये कहानियां उसी तरह है जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं और उसके बाद घर में आके हम शॉर्ट में समीक्षा कर देते हैं, तो जी जी उस जी। तरह से एक तरह से सार संक्षेप की तरह मुझे लगी। तो थोड़ी सी कहानियों में कसावट की आवश्यकता है, और कसावट क्या मतलब तारतम्यता और विस्तार की जरूरत होती है। तो मेरा यही है, लेकिन पेइंग गेस्ट मुझे अच्छा लगा। एक और कहानियां जो सबसे अंतिम कहानी जो है वो सपूत वाली जो कहानी है वो भी मुझे अच्छी लगी, वो भी सकारात्मकता है। लेकिन रूप सुंदरी जो कहानी है वो पूरी तरह से कल्पनाएं ही कल्पनाएं हैं उसमें, उसमें मुझे कौन नहीं सी लगता है मैं? कि कहीं यथार्थ होगा। हम्म। तो रूप क्योंकि सुंदरी। आजकल के ज़माने में कोई भी खुद हमारी पीढ़ी जब उसे विश्वास करने में हिचकती है, तो नई पीढ़ी की तो बात ही नहीं है, वो तो पहले ही लाइन पढ़ने के बाद बोलेंगे कि ये हमें नहीं पढ़ना है। ये जी इसमें जी। कोई इस तरह नहीं है। लेकिन हाँ, फैंटेसी के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ने में मतलब रोचकता होती है, चूँकि हम उसमें फँसते जाते हैं कि अरे! ऐसा मतलब थोड़ा एक रोमांच आ जाता है, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन यथार्थ। हाँ, बोलिए, बोलिए। ये मैंने इसीलिए लिखी थी कि एक ग्रुप में मुझे विषय मिला था और जब मैंने अच्छा। लिखा तो इस कहानी की बहुत तारीफ हुई, तो क्योंकि हम्म। इसी विषय पर लिखनी थी और मैंने इसे बुक में ले आई। मैं लिखती तो बहुत ज्यादा कहानी हूँ। कहानी पढ़ने में रोचक बहुत है। मैं ये बोल रही हूँ कि हम्म, रोचकता में कोई कमी नहीं है। उसको पढ़ने जाने का ये हो रहा है कि अरे ये बहुत हाँ ऐसा भी मतलब एक सिहरन जैसे होती है ना कि पायल की छम छम और इस तरह की जो आवाजें आती है जो हम फैंटेसी कहानियों में या हाँ चंद्रकांता संतति वगैरह का अगर बात करें तो उस तरह का फ्लेवर लगा मुझे। ये भी एक इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। हाँ, हाँ, मेरी ये एक अलग कहानी ही तरह का मिश्रित रूप है। हाँ, एक अलग मिश्रित होती हैं। फ्लेवर एक अलग है इसका। हम्म, बहुत सारे लोग जासूसी उपन्यास पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल। भूत प्रेत वाले भी पसंद करते हैं। तो एक बिल्कुल अलग है बाकी और सब में, लेकिन कल्पना का इसमें जैसा कि आपने कहा कि मैं सिर्फ कल्पनाओं पर का ज्यादा है, तो बिल्कुल इस कहानी में आपकी ये बात ऐसा ही सटीक मान होगी। सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल है। धन्यवाद। एक कहानी का शीर्षक भगवती जी आपका मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, वो है ठंडे आंसू। मैंने इस चीज को अपनी गजलों और गीतों में बहुत बार इस्तेमाल किया है। तो ये ठंडे आंसू में आप क्या कहना चाहती हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि कहानी मैंने पढ़ी नहीं है अभी। तो पर मैं इसका जो ये शीर्षक है ये मुझे अपने आप में बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जिसका शीर्षक इतना खूबसूरत है उस कहानी में क्या होगा? अच्छा, ये कुछ कहानी थोड़ा आपने सा पढ़ी हिंट नहीं अगर है? आपको याद हो। नहीं, सभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि मैं कल कहीं बिजी थी। कहानी बहुत छोटी है, अगर वाचन भी करना जी। चाहें तो कर सकती है, बहुत ही छोटी है। एक मिनट, बस एक मिनट। मैं कहानी आपको पढ़ के ही सुनाती हूँ। जी जी। छोटी सी कहानी है, समय नहीं लगेगा। पढ़िए, मैं पढ़िए। अच्छा देखिए, ठंडे आंसू से आप समझ ही गई होंगी कि एक नारी की व्यथा है। जी। वो समझ में आता है कि नारी की व्यथा है। आज फिर रमेश की कर्कश वाणी जहर उगल रही थी। ऑफिस में बॉस से बहस का साफ साफ रंग घर में नजर आ रहा था।
आते ही जोर से बैग पटक कर बोले, क्या कर रही थी? इतनी देर से दरवाजा खोला? दिन भर सोती रहती हो? रीना के मन में आया, कह दूं, हाँ, घर का खाना और गृहस्थी के सब काम बटन दबाने से ही होते हैं, पर चुप रह गई। कुछ भी जवाब दिया तो बॉस का गुस्सा मेरे ऊपर किसी भी वस्तु को फेंक कर ही निकलेगा। धीरे धीरे खामोशी से सब काम पूरा किया। उधर बड़बड़ाना अपनी चरम सीमा पार कर रहा था। आज खाने की टेबल से आवाज आ रही थी, कहाँ घुस गई? सब्जी में इतना कम नमक डाला, रोटी भी मुलायम नहीं है। रीना फोन पर थी, मायके से फोन था। कौन इतनी रात में बात करता है? फोन काट दिया करो। अब 50 की उम्र में रीना की सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। सोचने लग गई, कई साल खामोशी से सहन किया, रात भर तकिया भीगता रहा, ठंडे आंसू अपनी कहानी लिखते रहे। रातों रात उसने अपना भाग्य बदलने की ठानी। शाम को रमेश जब घर आए, हॉल में एक पुलिस की ड्रेस में रवीना को बैठा पाया। देखकर सतपका गए। रीना ने परिचय कराया, ये मेरी कॉलेज की सहेली रवीना है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, इसी महीने ट्रांसफर होके यहाँ आई है। और जीजा जी क्या हाल है? अब इसी शहर में हूँ, आना जाना लगा रहेगा। रमेश साहब हक्के बक्के रह गए। अब रमेश साहब दोनों सहेलियों से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। चाय पीकर रवीना चली गई। उस रहस्यमयी सहेली ने काया पलट कर दी घर की। घर का माहौल बदल चुका था। रात को दोनों सहेलियां फोन पर अपने प्लान को सफल देख खिलखिला रही थी। ये मेरी क्या बात कहानी है, क्या बात है। अंत बहुत खूबसूरत किया आपने। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि एकदम से इसको घुमा के जिस तरह से आपने क्यूरोसिटी जगाई, और वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। इसे हम खूबसूरत लघु कथा बेशक कह सकते हैं। चाहे तो हम इसे जितना मर्जी उपन्यास का बड़ा रूप दे दें, इसकी बात को बढ़ाकर, लेकिन जो आप अपना मैसेज देना चाहती थी, जो कि लघु कथा का एक रूप होता है, जो कि लघु कथा की एक जरूरत होती है, कि जो मैसेज आप देना चाहती थी वो बहुत थोड़े में आपने बड़ी खूबसूरती से दिया है। मैंने, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी, वो कहानी अपने आप में पूरी होकर मेरे सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपको बधाई इसके लिए भगवती जी। धन्यवाद चलिए जी। हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं मधु सक्सेना जी से, जो हमारे बीच में भोपाल से हैं। आप भगवती सक्सेना जी को कितना और कैसे जानती हैं, और कितनी कहानियां आपने पढ़ी हैं, या और क्या साहित्य का इनके बारे में आपको पता है? आदरणीय भगवती मधु। जी से मेरा परिचय। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पथगामिनी को, आपको सोनिया जी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो भगवती जी को जिन्होंने मुझे चुना अपनी रचना पर बात करने के लिए, और गीता ने साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, तो आप जो कह रही थी परिचय कैसे हुआ, तो मेरा परिचय गीता के माध्यम से ही हुआ। गीता और हम लोग एक ग्रुप में हैं, साहित्य की बात एक ग्रुप है, हम लोग दोनों ग्रुप में, तो हमारा परिचय था ही सही। फिर जब मैं बेंगलोर गई तो मैंने उनसे संपर्क किया, हम लोग मिले, फिर उन्होंने भगवती जी से मेरा परिचय कराया हमको। तो उसके बाद फिर वो भी उतनी ही अच्छी सहेली बन गई जितनी अच्छी गीता है, और लेखन तो बढ़िया है ही सही। बाकी जो मैं बात करूंगी इनके लेखन पे वो सब क्लियर हो जाएगा। जी बेशक, हम आपकी सुनना चाहेंगे, आपके विचार। विजय लक्ष्मी जी हमारे बीच जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, अभी बोलूं? जी जी बात शुरू करूं अपनी? जी जी मैंने उसका थोड़ा विस्तार में लिखा है, तो मैं आपको जी, बताती हूँ इसके बारे में। स्वागत स्वागत। जीवन विचारों के बिना शून्य है। यूं तो सभी जीव सोचते होंगे, पर मनुष्य उनमें सबसे अलग प्राणी है, जो सोचता भी है और बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्ति भी करता है। मनुष्य ने अक्षर बनाए, शब्द बनाए, भाषा बनाई, लिपि बनाई, कला बनाई और संप्रेषण के अन्य साधन बनाए। भावों और विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए साहित्य बना, साहित्य में विधाएं बनी, इन्हीं विधाओं के माध्यम से रचना लिखी जाती है। गद्य और पद्य दो मुख्य विधाएं हैं।
आज हम दोनों विधाओं पर बात करेंगे आदरणीय भगवती सक्सेना गौड़ जी की पुस्तक के माध्यम से। भगवती जी की रचित पुस्तक कल्पनाओं का अंबार में उन्होंने गद्य और पद्य दोनों पर अपनी कलम चलाई है। शीर्षक की बात करें तो रचनाकार सच के सूत्र के साथ कल्पनाओं का अंबार लिए रहता है जो उसके रचना कर्म के लिए आवश्यक है। बहुत ये सुंदर। कल्पना कहानी और कविता दोनों में अपनी हिस्सेदारी निश्चित करती है, अतः शीर्षक उपयुक्त है। पहले हम कहानियों पर बात करते हैं। कहानियां छोटी, सहज और सरल है। आसपास के परिवेश से उठाई गई घटनाओं को कहानी का रूप दिया है। जैसी विभिन्नता लिए मनुष्य है, उसी तरह कहानी के कथानक भी अलग हैं। कहन का रोचक तरीका है जो पाठक को बांधे रखता है और छोटी कहानियां पाठक को ऊब से बचाती हैं। कहानियों में आधुनिकता की चर्चा है तो कहीं अंधविश्वास का जिक्र भी है। सकारात्मक कहानी समाज को दिशा देती है और पाठक को राहत देती है। पेइंग गेस्ट, सुपुत्र, अनोखा जन्मदिन आदि कहानियां अच्छी है। भरोसा होता है मनुष्यता पर, कोई है जो परवाह करते हैं। ठंडे आंसू कहानी में अपने गुस्सेल पति को सुधारने के लिए रीना अपनी सहेली के साथ नाटक रचती है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मुहावरा याद आ गया। इस संग्रह में सभी कहानियां अपनी धमक के साथ मौजूद हैं। भारत दर्शन कहानी में विदेशी बहू द्वारा भारतीयता को पूरी तरह अपनाना और सम्मान बनाए रखना, इसके विपरीत अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई कई दुखी कहानियों पर मलहम की तरह है। गुमशुदा में फिल्मी रंग दिखता है तो खिलखिलाती जिंदगी में जीवन जीने का तरीका और जीवन की सच्चाई नजर आती है। अपने दुख को छुपाकर दूसरों के काम आना मालिनी के हौसले को सलाम करने को मन करता है। सभी कहानियों में से कुछ कहानियां कहानी की शर्त पूरी नहीं करती, वे विवरण और घटना का उल्लेख मात्र बनकर रह गई हैं। मानसिक द्वंद की शकुंतला कोई ठोस निर्णय लेती समय रहते तो कहानी कुछ और होती। कहानी भाग्य से नहीं, कर्म से चलती है। बहुत सुंदर। कंगन, धन्यवाद। कंगन सकारात्मक और हौसला देने वाली कहानी है। छोटी बातों और घटनाओं से जीवन जीना सीखा जा सकता है। नोटों की गड्डी कहानी कम संस्मरण ज्यादा लगती है। इस तरह रसगुल्ला मजेदार वाकया भर है। अंत में मुख्यतः दो कहानियों का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जिसमें एक कहानी से मैं सहमत हूं और दूसरी कहानी से अपनी असहमति दर्ज करती हूँ। पहली है आराधना, जिससे मैं सहमत हूँ। पुराने को छोड़कर नए विश्वास को कायम करने की पहल है ये। स्त्री में आज भी मासिक धर्म के समय खुद को अछूत मानने की जो परंपरा गढ़ दी गई है, उसे तोड़ने की पहल है। स्त्री ये कब मानेगी कि रजस्वला होना अछूत होना नहीं, बल्कि प्रकृति से मिला उपहार और सम्मान है ये। इस सम्मान का सम्मान सबसे पहले स्त्रियों को ही करना होगा, तभी समाज को सही दिशा मिलेगी। ऐसी एक ही कहानी है, जबकि ऐसी कहानियां अनेक होनी थी। भगवती जी से उम्मीद करूंगी ऐसी कहानियां और लिखें। अब अंत में उस कहानी की बात करूंगी जिससे असहमत हूं। रूप सुंदरी कहानी। आज के युग में इस तरह के अंधविश्वास वाली कहानियों से साहित्यकारों को परहेज करना चाहिए। और ऐसी कोई घटना सुनने में आती है और अविश्वास का कोई रास्ता नहीं सूझता तो देश में कई अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियां बनी हुई है, उनसे संपर्क करना चाहिए, समाधान मिलेगा। और ऐसी घटनाओं पर न खुद विश्वास करें, न ही इन बातों को आगे बढ़ाएं। ऐसी थीम पर फिल्में बनी हैं, पर उन्हें मात्र मनोरंजन का साधन मान लेना चाहिए। अब हमें पीछे नहीं, आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर भगवती जी की कहानियां हर विषय पर अपनी धाक जमाती हैं। सहज सरल शब्दों में बंधी भावना को पाठक के मन तक पहुंचा देती है। और बेहतर लिखे में और गहराई लाएं, यही शुभकामनाएं हैं। अब करते हैं कविताओं पर बात। कविताओं पर बात शुरू बहुत करती अच्छे हूँ से मैं। आपने अपनी बात को कहा है, लेकिन यहाँ जो फिर बार बार रूपमती की बात हो रही है, मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि अगर इन विषयों जी पर फिल्में बनी हैं, तो ये भी जरूरी जी नहीं है कि कहानी भी सच्चाई का ही रूप लिए हुए हो। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि इस जी तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो भी देखी जाती हैं। बहुत कुछ दुनिया में सच नहीं है। अगर मिस्टर इंडिया जी सच हो सकता है
तो रूपमती भी एक मनोरंजन के रूप में सच हो सकती है। कहीं कहीं कहानियों की मांग ये भी नहीं, जरूरी है। पर मेरा लेकिन मानना ये है कि सोनिया जी, साहित्यकारों की एक जिम्मेदारी होती है, जी जी जो हम देते हैं उससे समाज को एक दिशा मिले। फिल्में मनोरंजन का साधन है, साहित्य नहीं है। साहित्य एक उद्देश्य वो लेकर चलता साहित्य है। नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन जी। कहानी भी अपने आप में कल्पना ही, जब उनको उन्होंने नाम दे दिया, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी जी बात को जी बड़े अच्छे से रखा। और इससे ये पता लग रहा जी है कि जी आपने कितनी गहराई से इन सब का अध्ययन किया है, और उसके हिसाब से आप अपने जी पूरे नोट्स के साथ तैयार होकर यहाँ उपस्थित हैं। उसके लिए आपको जी बहुत जी, बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो बाकी तो धन्यवाद। यहाँ हम कहानियों पे चर्चा करने के लिए ही उपस्थित हैं, एक दूसरे की हाँ में अच्छा। हाँ मिलाने के लिए उपस्थित हम नहीं है। आपने अपनी बात कही, नहीं। तो मैंने अपनी बात हम्म, कही है। अब आगे हम कविता जी की जी बात सुनते हैं आपसे। जी 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 जी। अब करते हैं कविताओं पर बात। कविताएं भाव से भरी हुई हैं, किताब के शीर्षक को सार्थक करती हुई कल्पना का अंबार ही हैं, जो किसी एक विषय को लेकर आगे बढ़ती हैं और इसे विस्तार देती हैं। प्रथम कविता में प्रथम नमन वीणा वादनी तुमसे ही है ज्ञान की गंगा कहकर शिक्षक के साथ माँ वीणा वादनी को नमन किया, जो उनकी कवि और ईश्वर की में आस्था दर्शाता है। पन्ने पलटते जाते हैं, कविताएं बहने लगती हैं, मन में प्रेम का संदेश लिए। दुकान कविता में कवि के हृदय की भाषा है। देखे जरा एक पंक्ति, काश कोई दुकान होती, पौधे भावनाओं के खरीद लाते। इसी की कुछ दूसरी दो पंक्तियां और है इसी कविता की। प्रेम के पौधे से एक प्रेम के पौधे एक से अनेक बन ममता के फूल खिलाते। मतलब उनकी कल्पना बड़ी अच्छी है कि पौधा होता कोई प्रेम का तो वो फैलता जाता। कविताएं प्रेम के साथ आध्यात्म की भी बात करती हैं। मानव मन को समझाने का भी प्रयास है। मानव मन को समझाते हुए कहती हैं, सुनी सुनाई फरेबी बातों को हृदय में बसा दुखी होने का कोई मतलब नहीं होता। कविता यात्रा चलती जाती है, अनेक विषयों पर कलम चलती जाती है। प्रेरणा, समझाइश, स्वाभिमान, तन्हाई, नारी आदि विषय अपनी समस्त ऊर्जा के साथ बंधे हुए कविता का रूप लेते जाते हैं। छोटी सी दुनिया, नींद, संपूर्णता, एक सत्य, बदलाव, मेरे दोस्त, दो सदियां आदि कविताएं संदेश और सद्भाव को लेकर चलती हैं। परिवार के महत्व को भगवती जी खूब अच्छी तरह समझती हैं। जिस तरह आज परिवार टूट रहे हैं, ऐसे समय में परिवार को जोड़ने और उनके महत्व की कविताएं जरूरी लगती हैं। जैसे स्वर्ग किसने देखा है, उनकी पंक्तियां है परिवार के लिए एक बहुत अच्छी। स्वर्ग किसने देखा है, जिस घर में पत्नी हंसती मिले, मुस्कुराती मिले, समझना वही स्वर्ग है। बहुत सुंदर बेशक। पंक्तियां हैं ये। आगे हम चलते हैं मजदूर कविता में। मजदूर कविता में मजदूर की व्यथा को व्यक्त किया तो सावन कविता स्मृतियों का कोलाज है। हिम्मत और हौसले की बात कई कविताओं में आई है। खास तौर पर स्त्रियों को हार नहीं मानना, तुम नारी हो कहकर धमक से अपनी बात रखती हैं। ममता, आईना, समय, नारी तू नारायणी आदि कविताएं स्त्री शक्ति को जागृत करती हैं। प्रेम की चाह हर उम्र में होती है। प्रेम की चाह हर उम्र में होती है। कोई भी उम्र हो, उसका बचपन और जवानी कभी नहीं जाती। कवि मनुष्य खासतौर पर स्त्री के मन को समझती हैं और कहती हैं, खामोशी की ताकत को पहचान, तुम मेरे अंतर मन को पढ़ लेना। खामोशी की ताकत को पहचान, तुम मेरे अंतर मन को पढ़ लेना, सिर्फ गले लगा लेना, सिर सहला देना। सिर्फ इतना क्या सा बात। चाहती है प्रेम। अपनी अंतिम कविता आजाद परिंदा में वे अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर देती हैं। इसमें स्वाभिमान, उड़ान, स्वीकारोक्ति, निर्भयता, लेखन आदि भावों को बड़ी दरियादिली से कहा गया है। ये कविता हर दिल की कविता है। मैं चाहती हूँ ये कविता खुद भगवती जी सुनाए, क्योंकि बहुत मस्ती में सुनाती हैं वो। माँ और ममता की बात तो लगभग हर कवि ने की है। भीगी है उन सबकी कलम, माँ को नमन। कविताओं की भाषा सहज और सरल है, जो आसानी से समझ आती हैं। देश और काल के अनुसार कविताएं आज के युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। सभी कविताएं भावनात्मक स्तर पर पाठक को सहमत करती जाती हैं, किंतु कुछ कविताओं में दोहराव है, जो बेवजह विस्तार को दर्शाती है।
वर्तनी की कुछ गलतियां अखरती हैं, कविताओं की आंतरिक लय बाधित होती हैं, कहीं तुकांत और कहीं अतुकांत कविताएं संतुलन को बिगाड़ती हैं। कहना का आशय ये है कि कला पक्ष की तरफ अभी ध्यान देना होगा। पुस्तक की छपाई अच्छी है, कागज भी अच्छा है। 111 पेज की इस पुस्तक में संसार भरा हुआ है। आदरणीय भगवती जी, इस तीसरी पुस्तक की बहुत सी बधाइयां, शुभकामनाएं, निरंतर लिखती रहें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत अच्छे से एक सधे हुए समीक्षक की तरह, समालोचक की तरह मैं कहूंगी आपने ऐसी अपनी बात चर्चा को। होनी चाहिए, इससे हम बहुत जी कुछ सीखते हैं। जी गीता जी, जी से भी, मधु जी से भी। मैं बेशक। बहुत खुश हूँ इस चर्चा से, इस अरे समीक्षा नहीं, से, आपने एक करवा दिया मैं खुश शब्द हैं। यही आप तक आ रही थी भगवती जी, मैं आपसे यही कहने वाली थी कि मुझे जहां तक दिख रहा है उम्र में मुझे लग रहा है कि हम तीनों ही आपसे थोड़े थोड़े छोटे ही हैं, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ। मधु जी और इसके मैं बराबर होंगी, मधु जी और मैं। लगभग बराबर होंगे। तो इसके बावजूद अगर गीता जी बात कर रही हैं इन कविताओं या इन कहानियों में छोटी मोटी जो उन्हें बात अखरी है, या हाँ, इसमें और ज्यादा आगे बढ़ने की बात या उन्होंने की है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बात हम सुनने को तैयार नहीं होते, या हमें गुस्सा आता है या हमें बुरा लगता नहीं, है। मैं आपको सबका भगवती सुन। जी कैसा लगा ये सब समीक्षा सुनिए, सुनकर? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी, आपने मेरा बायोडाटा पढ़ा है या नहीं? शायद नहीं, नहीं पढ़ा पढ़ा है, है। पढ़ा है। देखिए बातचीत मैं, तो करूंगी ना, मैंने पढ़ा तो सब हाँ, कुछ है, लेकिन जब हम हम्म, किसी से बात करते हैं फिर भी हम उससे जरूर पूछते हैं, नमस्कार, आइए आपका क्या हम्म, नाम है, इसी तरीके से बातचीत शुरू करेंगे ना। मैंने हम्म, तो सब पढ़ा, मैं पढ़ के अपने तक नहीं रखती, मेरे दर्शकों ने नहीं पढ़ा, तो आपके हाँ, मुंह से हम्म, वो चीज मैं अपने दर्शकों तक बिल्कुल। पहुंचाना चाहती तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं साइंस स्टूडेंट रही। हूँ। जी हिंदी मेरा सिर्फ 7 तक एक विषय था, पर मैं हिंदी को हमेशा से बहुत, हिंदी से प्रेम करती हूँ, ये समझ लीजिए। हिंदी जी से जी मेरा ऐसा लगाव था बचपन से, क्योंकि कायस्थ परिवारों में हमेशा हिंदी ही बोला जाता है, जी जी, और घर में पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। बेशक। तो सबसे पहले डायरी लेखन से शुरुआत बहुत बचपन से हो गई थी हमारी। फिर भावुक समय में 2-4 पंक्तियां लिखने लगी। तो मुझे एक जो सेंटेंस आपने कहा उसका मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि मुझे ये, शायद हिंदी वाली हैं गीता जी भी, मधु जी भी, इनसे कुछ भी सीख के, और इनकी कई पुस्तकें छप चुकी हैं, मैं जी, इनसे, इनको जानती हूँ, ये मुझसे आगे हैं, और मुझे अगर कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। कभी भी कोई उम्र में छोटा बड़ा नहीं होता, हम बच्चे से भी सीख सकते हैं। बेशक भगवती जी से बेशक। तो सीखना चाहिए। हाँ, जिंदा दिली, कि मैं जिंदा क्या दिली है। बिल्कुल। भगवती जी से, जिंदा दिली प्रेरणा है इसी हम को लोगों के लिए जिंदा दिली भगवती जी। कहते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत बाद में लिखना शुरू किया। पहले तो जॉब करती रही कोई ना कोई, मतलब ये सब। फिर 2012 से जो मेरा, ये जब से फेसबुक आया और ये कोरोना आया, उस समय से मेरी लेखनी चलती गई, क्योंकि मैं बहुत भावुक रही, और जो जी जी, भावुक रहेगा वो जीवन भर के सब क्षणों को लिखना चाहेगा। अब मेरी बेशक बेशक। आखिरी जो इच्छा है वो आत्मकथा लिखने की है। इसके बाद हम्म। मैं कहानियां लिखती तो हूँ, पर मैं छपवाऊंगी नहीं, बहुत सारी हैं। मैं रोज ही करीब लिखती हूँ, पर मेरे मन में है कि मैं अपना संस्मरण आत्मकथा लिखूंगी। वो अच्छा, बहुत तो अच्छी आत्मकथा बात है, लिखने की क्योंकि अभी सबसे आप, पहली शर्त ईमानदारी होती है भगवती जी। इसलिए मैं वही ठीक बोलने वाली थी है। कि आत्मकथा लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और उसके सही कहा। लिए बहुत बड़ा ईमानदारी मुझे संघर्ष, जरूरी पता है। है, खास तौर पे, मुझे मालूम है, हम्म, इसलिए सोच रही हूँ। खास तौर क्योंकि पे कई हम अगर चेहरे लेडीज उघड़ते की हैं फिर। बात करें, खास और तौर पे अगर एक हम बात औरतों और की बात बताऊं। करें, तो हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमें, हम्म, हम अपने आंसू भी छुपा लेते हैं अपने ही लोगों से। तो फिर आत्मकथा तो लिखने के लिए पता नहीं किस किस का, कल हम्म, ही मेरी किसी से परसों बात हो रही थी, कोई बहुत बड़े हमारे राइटर थे, तो आत्मकथा की ही बात हो रही थी, तब यही बात उन्होंने मुझसे कही थी कि आपको आत्मकथा में छुपाने का अधिकार है, आप चाहें तो आप उसे ना लिखें, लेकिन जो लिखें वो सच लिखें। अगर कोई प्रसंग ऐसा है जिससे आपको ये लगता बिल्कुल। है कि डायरेक्ट उसका आपकी फैमिली पे, आपके पति पे, आपके सास पे, या आपके आसपास किसी पे भी उसका असर हो सकता है, तो आप उसे हटा सकते हैं उसमें से, आप ना लिखें, ये तो संभव है।
लेकिन उसमें कल्पनाओं का जोड़ तोड़ नहीं कर हाँ, सकते, उसमें ना ही कल्पनाएं उसमें नहीं। बनावट कर सकते बिल्कुल, हैं। ये तो सही है। तो ये बात उन्होंने जब मुझे कही तो मैं भी आत्मकथा पे काम कर रही हूँ, तो मेरा हौसला थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि हम सभी इस समय यहाँ उपस्थित चारों नारियां हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आत्मकथा हम लोगों के लिए लिखना पुरुषों के थोड़ा सा कंपैरेटिवली और ज्यादा मुश्किल हम लोग कई के लिए चेहरे कठिन उभरते है। हैं फिर वो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, इसीलिए कई चेहरे तो उभरते तो हैं मैंने वो। कई चेहरे उभरते हैं, और खास तौर पे मैं हमारी पीढ़ी लिखने की के जो पहले एक बात बताऊं, स्त्रियों मैं के साथ तो लिखने ये के है। पहले जी सारे पहले उपन्यास वगैरह पढ़ चुकी मैं, मतलब जी पहले लिखती बहुत कम थी, सिर्फ पढ़ती थी, क्योंकि बिना पढ़े तो लिखना हो ही नहीं सकता। मैंने मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भीष्म शानी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम, जी डॉक्टर जी धर्मवीर जी भारती, सबको पढ़ा है। और मैं अभी भी कई कहानियां पढ़ती रहती हूँ, मेरे पास किताबें भरी हैं। और अभी मैं एक किस्सा कहानी चैनल में भी, दुर्गेश नंदिनी, बंगाल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब है, वो पूरा मैं पढ़ रही हूँ। बहुत मोटा उपन्यास है और वो पढ़ के बड़ा चंदा आनंद आ मामा में रहा है। आती थी सीरीज के रूप में, चंदा मामा में हाँ, आती थी, बचपन में पढ़ी है चंदा हमने। मामा भी हाँ मैंने जी। पढ़ी है किस्सा कहानी हाँ। में। तो यही तो सब है। हम बात और कर रहे थे बताएं। आपकी कहानियों की। आपकी कहानी में एक अकेला कंगन, छोटी सी कहानी है, 5 लाइनों की या 10 लाइनों की। मुझे उसने भी बड़ा आकर्षित किया कि किस तरह से जब 2 बुजुर्ग लोग एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, और जब बहू बच्चों के आने के बाद एक पार्टनर में से जब एक बंदा चला जाता है, तो दूसरा किस तरह अपने आप को अकेला महसूस करता है। और आपने 4 लाइनों में ये बात बता दी कि उस अकेले कंगन को देखकर आपने ये महसूस किया कि नहीं, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं इस कंगन की तरह अकेली या उदास नहीं रहूंगी, मैं अपने काम खुद करूंगी। और ये प्रेरणा अगर हम बुजुर्गों में आ जाए इस तरह से, तो बहुत से घर परिस्थिति के अनुसार हम बदल सकते हैं, क्योंकि आज का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। उमंग सरीन जी कह रही हैं, बड़ी सार्थक चर्चा। आर्यन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, मंचासीन काव्य मनीषियों को वो स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। उमंग सरीन जी भी मानती हैं कि आत्मकथा लिखना इतना आसान काम नहीं है। उमंग सरीन जी बहुत अच्छी गीत लिखती हैं, बहुत अच्छी कहानियां भी लिखती हैं। अगर आप उमंग सरीन जी को पढ़ा है आपने तो। एमडी दानिश जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। पथगामिनी जी कह रही हैं, मंजुला जी कह रही हैं कि अच्छी समालोचना। बेशक आपने बहुत बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है। विजय लक्ष्मी जी, उमंग सरीन जी, मूलचंद अरोड़ा जी, निरूपमा जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सब अभिनंदन है। लोगों को मेरे बहुत ही तरफ से भी धन्यवाद है। हम सब मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, स्पेशली भगवती जी, उनकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और पथिगामिनी की ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज के इस समय में जिसने अपना वक्त दिया उसने सब कुछ दिया। देखिए 9 से 10 के बीच में अगर हम एक दूसरे को सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं भगवती जी आपकी कविताओं पर। हम बात कर रहे थे कहानियों पर, तो कविताएं जो है आपकी छंद मुक्त कविताएं हैं, मुझे लगता है सारी। तो हाँ अभी जैसे बात कर रही थी कि कुछ उसमें है, तो आप हमें बताएं हाँ, कि आपकी इसमें तो से उसके पसंदीदा पहले मैं कविता कौन सी? एक बात और कहना चाहती हूँ। जी जी मैंने कहानियां बहुत ज्यादा लिखी हैं, जी। मतलब ये समझिए कि 400-500 लिखी हैं। पर अभी अभी एक मैंने रिक्वेस्ट मैं और करूंगी भगवती जी। आप ये भी हम्म, कह रही थी कि आप कहानियां नहीं लिखेंगी, आप रुकेंगी नहीं। वर्तनी का दोष होने मैं दीजिए, लिखती कोई हूँ, दिक्कत अभी भी नहीं है। लिखती हूँ। लेकिन आपके जो वो भाव ऐसा हैं, नहीं आपके है, जो एहसास है, वो नहीं रुकने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते रहिए। वो मुझे अभी दर्शकों तक समझ आपकी नहीं बात आया, अब पाठकों मैं तक पहुंचे। देखूंगी क्या है, पर मैं जी आप जी लिखती लिखिए, हम हूँ। लोग हैं ना बाकी चीज करने के लिए। और मैं जी कहानीकार हूँ, मैं कविताएं कम लिखती हूँ, ये मैं बोलने जी वाली हूँ। अभी क्योंकि विषय मिलते थे कई और मैं लिखते रही, और भावनाएं भी ऐसी चली कि कविताओं पे भी कलम चल गई। पर मैं जी कविताएं अभी अभी मैंने 2-4 सालों से ही लिखना शुरू किया है। कविताएं, कहानियां तो मैं बहुत पहले से लिख रही हूँ। जी जी। तो आप लघु कथा ही को प्रेफर करती हैं या आप पहले बड़ी मैं कहानियां लघु भी कथा लिखते हैं? लिखती थी, पहले मैं जी लघु कथा के परिंदे में थी, और कांता रॉय जी से कई बार बात हुई, वहां पे मैंने कई लघु कथाएं लिखी। उसके बाद एकदम से एक मोड़ आया और मैं फलक में ज्यादा लिखने लगी, और मैं कहानियों पे मेरा जोर बढ़ गया।
फिर मैं कहानियों पे जो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी कहानियां भी लिखी हैं और सब जगह भेजी भी हैं, छपी भी हैं, कहानियों पे ज्यादा मैंने बाद में जोर दिया। तो हो सकता है आप लघु उसमें कथा और कहानी में क्या अंतर देखती हैं अपने शब्दों लघु में, कथा आपके शब्दों में भगवती जी? लघु कथा छोटी होती है और कथ्य और कथानक होता है, उसमें एक पंचक लाइन होती है आखिरी में जो सबसे जी जरूरी होती है, और उसको बहुत हम विस्तार नहीं दे सकते, और मैं विस्तार देना चाहती थी कई बार कहानियों को। जी तो मुझे लगता था कि ये तो लघु कथा बनी नहीं, पर कहानी बन जाती थी। जी और जी। वो देखिए कहानियां बन के बहुत सी मेरी लिखी हुई अभी रखी हैं, कई नहीं, जैसे गायक आपने भी। एक अपनी कहानी कहूँ या लघु कथा जल की महता आपने कहा, तो इसे आप क्या कहेंगे, लघु कथा कहेंगे या कहानी कहेंगे? अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत उसके बाद भी मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। कौन सी है 31? मुझे ऐसा लगता है कि हम गांव में बाढ़ आती है राम जी के, उसके ऊपर एक कहानी है, ये श्याम बिहारी की याद आती है उसको। पढ़ दूं क्या? हाँ जी, पढ़िए, कोई बात नहीं। कुछ सालों पहले रामधीन सरकारी विभाग में नौकरी करता था। आज एकाएक उसे अपने गांव के दोस्त श्याम बिहारी की याद आ गई। उसका मन दुखी हो गया। समाचार पत्र से खबर मिली थी गांव में बाढ़ आ गई थी। रातों रात सब जगह पानी भर गया था। कुछ परिवार धीरे धीरे अपने को बचाते हुए दूसरे गांव आ गए थे। उस समय वहां वृद्ध श्यामू अकेले रहते थे। उसके दोस्त अकेले रहते थे। उस समय गांव में फोन भी नहीं मिलता था। 3 दिन बाद जब कुछ पानी कम हुआ, रामधीन 2 लड़कों के साथ उन्हें ढूंढने गए। गांव में तेज धूप थी, फिर भी घुटने तक गंदा पानी घरों में घुस चुका था। श्यामू का घर खुला था। ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। श्यामू मुंह खोले समाप्त हो चुका था। ध्यान से देखा तो वहां की धूल में पानी शब्द लिखा देखा। रामधीन समझ गया, भोजन तो दूर, 3 दिन पानी पीने को भी नहीं मिला उसे। श्यामों की यह लीला समाप्त हो गई। कितनी बड़ी विडंबना है। चारों ओर जल पड़ा है और कोई जल के बिना मर गया। जी ये कहानी है, लघु कथा नहीं है, ये कहानी है छोटी सी। जी जी। तो मुझे यहाँ ये भी समझ में आता है, जैसे एक लघु कथा है, एक घटना है या संस्मरण है, या कहानी है। यहाँ अगर हम इसी कहानी की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कल्पना कहीं कम है। ये किसी घटना को एक कहानी का रूप दिया गया है, जहां तक मुझे मेरी छोटी समझ कहती है। चलिए कोई बात नहीं, जितनी भी कहानियां हैं, कोई घटनाओं से कहानी बनी है या कोई प्रेरणा के लिए बनी है, किसी भी तरह की कहानी कहानी ही है। और एक मेरी कविता है जो मैं अक्सर कहती हूँ, कि कहते हैं कई लोग मुझे कि क्यों एक काली स्लेट पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती हूँ, और कोई पूछे तो कविता क्या पढ़ने के लिए आगे कर देती हूँ। समझ नहीं पाती कि क्या कहूँ उससे, यही कि कुछ मन में जब अंझीले से दुख, कुछ अनकही सी बातें, कुछ अपनी कुछ दूसरों की, जब हम किसी से कह नहीं पाते, तो ना जाने कैसे आंसुओं की स्याही से, कलम से काली स्लेट पर उतर आते हैं और फिर कविता बन जाती है। तो यही ही बात होती है कि कुछ भी घटनाक्रम या कुछ संस्मरण या कुछ बातें किसी भी रूप में ढल जाती हैं, तो कभी वो कोई रूप ले लेती हैं और कभी। तो हम बढ़ते हैं एक बार फिर से गीता जी की ओर। गीता जी, आपने अगर भगवती जी की और कहानियां पढ़ी हैं या आपने कविताएं पढ़ी हैं, तो आप कुछ चर्चा हमें उनके बारे में भी करें और फिर हम। उनकी एक कहानी जो इन कहानियों में, लंबी कहानियों में है, जी तो एक सिंदूर की रेखा आज मैं पढ़ रही थी। तो सिंदूर की रेखा सकारात्मक तो अंत है, लेकिन थोड़ी फिल्मों से प्रभावित लगी मुझे वो कहानी। जी ऐसी जी इस तरह की मैंने फिल्में भी देखी हैं पहले। बहुत सारी फिल्में आती थी, तो नाटकीयता थोड़ी है इसमें कि वो इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, कल्पनाओं को जोड़ा ही गया है इसमें। तो वो संयोग ऐसा होता है कि वो एक बच्चे का चेहरा देखकर
एक विधवा जो बैंक में जाती है, वो उसे लगता है कि जो बैंक में जो कर्मचारी आया हुआ है, इसका चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है, और उस देखे हुए बिना पर ही वो उस कर्मचारी से बोलती है कि मतलब आप कहाँ रहते हो, आप कैसे हो? तो उसने बताया कि मैं पास में ही मेरा एक कहीं घर है। तो बोला कि मुझे लग रहा है तुम कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो उसे एकदम पहली बार मिलन में थोड़ी सी काफी खुली, जैसे लगता है कि बरसों से पुरानी जान पहचान हो, उस तरह की बातचीत चलती है, और वो लड़का उन्हें अपने घर पहुंचाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। फिर माँ से वो दोनों मिलती हैं, तो एकदम से उसकी कहानी अपनी खोल के रख देती है किसी अनजान महिला के सामने, जैसा कि आजकल यथार्थ में ऐसा बहुत कम होता है। और उसके बाद संजोग वो बातें करते जाती हैं अपनी पूरी की एक ही व्यक्ति होता है जो अपनी याददाश्त खो चुका होता है, और वो शंभू शरण बन जाता है। तो इस तरह से वो खुलते जाता है। फिर इस क्षणिक मतलब कितनी देर का होगा, किसी के यहाँ जाओ तो घंटे 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन उस घंटे 2 घंटे में उनकी पूरी जीवन कहानी उन्होंने किसी अजनबी के सामने रखी, और वो संयोग ऐसा हुआ, इत्तेफाक कहें उसे, वे दोनों सौतन बनी। हाँ, एक ही बच्चा है, समझ। तो वो सिंदूर दोनों का साझा सिंदूर था, और तो ये इत्तेफाक कहें या मतलब फिल्मों वाला मुझे वो एंजॉयमेंट दिया। मुझे लगा कि मैं चलचित्र देख रही हूँ और सामने वो मूवी खुल रही है। तो जी, ये जी। एक पाठकों बात को की, भी उसमें कल्पनाओं माला वाली फोटो थी, माला वाली फोटो थी जो उस लेडी ने देखा, और वो जब पूरे उनके दिन उसके गए, घर में रही। हाँ, जब पूरे उनके दिन घर उस में। घर में रही, 2 घंटे नहीं, सुबह से शाम तक रही। तो लिखा खैर है जो भी कहानी हो, में। हाँ, तो वो भी होता है ना कि एक अनजान आदमी किसी के यहाँ इतनी देर तक रहे, पहली मुलाकात में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हाँ, आनंद मुझे आया, लग रहा था कि मैं चलचित्र देख रही कहानी हूँ। थी, कहानी हाँ, को कहानी तक, कहानी को कहानी तो जैसे मुझे थी। आनंद आया उस कहानी को पढ़ के, और लग रहा था कि क्या हो रहा है आगे, कैसे मतलब दोनों में संबंध बनेगा, दोनों एक साथ रहेंगी। क्योंकि वो विधवा थी जो 65 साल की थी, अपनी उम्र दिखाने के लिए पेंशन लेने के लिए जाती थी। अब यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो पेंशन पति का था, पेंशन पति का ही लेने जा रही होंगी ना, कि अपना पेंशन लेने जाती थी, ये उसमें खुलासा नहीं हुआ है। तो पति का ही था, वो खत्म हो गए थे इसलिए था। हाँ, तो वो उनकी जो दूसरी वाली पत्नी थी, जब वो शंभू शरण बन के रहते थे, तो पेंशन उन्हें भी मिलता होगा क्या, ये पाठक मन ही मन मंथन करता है कि क्या वो पहली पत्नी या दूसरी पत्नी किसको किसको वो पेंशन मिल रहा होगा, या कुछ। तो मैं इन सब बातों को सुन के तो यही लग रहा है कि इन्होंने जो अपनी कहानियों का जो किताब का नाम रखा है ना, कल्पनाओं का कल्पना। अंबार, बिल्कुल बिल्कुल सटीक, सही रखा है। कि इनकी सटीक है। कहानियों में ऑन द होल मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो कहानियां हैं, वो एक छोटा सा बिंब आसपास के कहीं से भी उठाया उन्होंने, किसी मूवी से उठाया हो, किसी की कहानी से उठाया हो, या अपने आसपास कहीं से सुना हो या देखा हो, विजुअलाइजेशन उस भी किया छोटे करते से थे। उस एक छोटे से एपिसोड को लेकर उन्होंने उसके चारों तरफ अपनी कल्पनाओं का एक खूबसूरत सा जाल बुना है, और कहानी में उसे कहानी सत्यता का रूप हमेशा दिया नहीं रह है। जी, सकती, ये सच्चाई को नाटकीयता जो कहानी है में इन्होंने बनाए हमेशा ना रखी है। ढूंढिए। ये भी बड़ी असल में हम लोग खूबसूरत बात अपेक्षा है बहुत कर लेते हैं ना। कि आप जो जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो आप बहुत दूर दूर तक पहुंची हैं, आपकी कल्पनाएं कल्पनाओं तो की जरूरी उड़ान है, बहुत खूबसूरत रही है। कल्पनाओं की कोई रचना हो ही नहीं सकती, वो रचना कहला ही नहीं थे, वो रिपोर्टाज हो जाएगा या तो संस्मरण। वही वही मैं कह रही हूँ कि आपकी जो कहानियां हैं वो कल्पनाओं से भरपूर है, ये बहुत अच्छी बात है। रोचक तो वो होती ही है, कल्पनाओं से भरी हुई कहानियां रोचक तो होती ही है, और उसमें अगर हम सच्चाई ढूंढेंगे तो वो हमें कम ही मिलेगी, और उसके अंदर हम बिल्कुल। अ, ढूंढने लगेंगे कि क्यों, कैसे, किस लिए। तो उसको छोड़ के अगर हम उसका बस मजा लें, तो ऐसा मैं आप सभी से कहूंगी। ये तो बहुत हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात को, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आज के इस बात में, कि आप दोनों ने अपनी बात को बड़ी ईमानदारी से रखा है, बहुत चाहे खुश, गीता जी बहुत, हो मुझे भी या अच्छा बड़ू लगा, सत्संग सोनिया जी, जी। मैं इनकी क्योंकि एक कविता पढ़ना बहुत चाहूंगी कुछ। जो मुझे बहुत जरूर पसंद है। जरूर शख्सियत, जरूर। एक शख्सियत कविता का शीर्षक है।
तो ये इन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया है, जहाँ तक जी। इनके व्यक्तित्व को मैं जानती हूँ। जिसके लिए मैं कह रही थी पढ़ के सुनाए हैं वही। एक वो दूसरी है। अच्छा अच्छा। मैं पढ़ूं। पढ़िए हाँ, पढ़िए sure. पढ़िए। मैं सिर्फ एक जीती जागती नारी नहीं, मैं हम्म। सिर्फ एक जीती जागती नारी नहीं, एक गुमनाम कविता भी नहीं, कहानी नहीं जो भीड़ में खो जाऊं। मैं सिर्फ एक जीती जागती नारी नहीं, एक गुमनाम कविता भी नहीं, कहानी नहीं जो भीड़ में खो जाऊं। मैं ममतामयी माँ हूँ। मैं सिर्फ एक जीती जागती नारी नहीं, एक बंद गुमनाम उपन्यास भी नहीं हूँ कि सिरहाने रखकर भूल जाओ। मैं बेशक। किसी की बहन भी हूँ। मैं सिर्फ एक जीती जागती नारी नहीं, मैं किसी कलाकार की गुमनाम पेंटिंग भी नहीं कि कैनवास पर छोड़ जाओ। किसी की अर्धांगिनी हूँ मैं सिर्फ एक जीती जागती नारी नहीं, मेरी आज कई उपलब्धियां हैं, जिससे कहीं मैं दोस्त, कहीं सलाहकार और बहुत कुछ मानी जाती हूँ। तो ये नारी की मेरी परिभाषा कविता पढ़ी आपने। बेशक, परिभाषा भी है। बेशक, बहुत खूबसूरत। मेरी कविता पढ़ी, वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता वो हाँ मैं 60+ हूँ, वो कविता भी आपकी बहुत हाँ, अच्छी है। वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, आजाद परिंदा। पढ़िए, आप पढ़िए मैम, हाँ, आप पढ़िए हम्म। मंजुला जी से। बिल्कुल। आजाद परिंदा। जिम्मेदारियों आजाद से परिंदा। मुक्त। आजाद परिंदा। शीर्षक है। जिम्मेदारियों से मुक्त एक आजाद परिंदा हूं मैं। हाँ, हम्म। मैं 60+ हूँ। हाँ, मैं 60+ हूँ। जिंदगी जीना आ गया, सब बंधनों से आजाद हूँ। डरना क्या बात। मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मैं 60+ हूँ। डांस भी कर सकती हूँ, गाने भी गा सकती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, कविता भी लिखती हूँ। हाँ, मैं 60+ हूँ। गया गया वो 60s का जमाना, जब लोग सिर्फ भजन करते थे। गया वो 60s का जमाना, जब लोग सिर्फ भजन करते थे। 21वीं सदी में 60+ फैशन शो में भी जाते हैं, मूवी भी तो जाते हैं। हाँ, मैं 60+ हूँ। तन पर झुर्रियां हो सकती हैं, तन पर झुर्रियां हो सकती हैं, पर मन पर बिल्कुल नहीं है। वो अलग क्या बात बात है। वो अलग बात है कि मैं डायबिटिक हूँ, चुपके से रसगुल्ला खाती हूँ। अरे वाह। अंतर मन के नेटवर्क से चिंतन में, अंतर मन के नेटवर्क से चिंतन में ईश्वर से भी हमेशा जुड़ी रहती हूँ। हाँ, मैं 60+ हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत आपके अच्छी बहुत जज्बे को बढ़िया। मैं दिल से सलाम करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ। और मुझे बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगा, बट मुझे बहुत मजा आया। जो हम मैं लोग को बहुत चाहती अच्छा थी। लगा आपके साथ। बहुत अच्छा थैंक लगा यू। आपसे भी, और सबसे आपने बहुत सीखने का अच्छा मौका प्रवाह बनाए मिला। रखा, बातचीत का बहुत अच्छा प्रवाह बना के रखा है। और मैं आपके लिए भगवती जी जाते जाते यही कहूंगी, जितना मैंने अभी आपको समझा और जाना है, जितना मैंने आपको पढ़ा है, और गीता जी से और मंजुला जी से, आपको मधु जी से आपके बारे में मधु जी। सुना है, मैं आपके लिए यही कहूंगी कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद के है खुद तो से ही मोहब्बत है तो है, और है तो सब है। गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है तो अब है है। तो है। जमाने की शिकायत है तो है। दीप्ति मिश्रा की है ऐसे ये। धन्यवाद। मस्त बने रहिए और सबके रोल मॉडल बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला हम्म। जी, पेज की बैकग्राउंड पे रहकर इतना काम देखने के लिए, और मेरे हिसाब से इस डे को 1 डे बिफोर करने के लिए। और आप सभी का भी शुक्रिया, आपने मेरी इस छोटी सी आप इच्छा को सबका माना, बहुत बहुत क्योंकि कल धन्यवाद। मुझे अचानक रुड़की धन्यवाद। जाने का मेरा प्रोग्राम हो गया था, तो वो बड़ा जरूरी था, नहीं तो मैं कम ही करती हूँ चलिए, ऐसा। शुभ यात्रा आपके लिए। सोनिया जी, बहुत शुभ बहुत यात्रा। धन्यवाद। आपके साथ मजा आया। और आपने थैंक यू। आपका बहुत बढ़िया संचालन संचालन बहुत ही किया, सटीक और बहुत बहुत बढ़िया संचालन। 1 बहुत घंटा बहुत कैसे बहुत शुक्रिया। बहुत बीत गया, धन्यवाद आप सभी का। सही में बहुत 1 आप घंटा भगवती जी कैसे बीत अपना गया नंबर पता भी नहीं। इसके साथ छोड़ दीजिएगा, और अगर आपकी बुक अमेजोन या कहीं है तो उसका लिंक जरूर दीजिएगा। मैं जरूर अपने सभी जरूर। दर्शकों से हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ
मैं बुक खरीद कर पढ़ती हूँ, आप सभी भी बुक खरीद कर पढ़िए, क्योंकि हम ही लोग पढ़ने वाले हैं, हम ही लोग तब पाएंगे। मैंने भी खरीदे ही हैं कल्पनाओं के। नहीं मतलब हम लोग एक दूसरे को कहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा बिल्कुल। लगता है, क्योंकि प्रकाशक को भी काम मिलता रहेगा, लिखने वाले का हौसला भी बढ़ता रहेगा, और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है जब वो पुस्तक खरीद कर पढ़ता है। तो ये एक मुहिम हम लोगों ने चलाई है कि आइए हम पुस्तकों को खरीद कर पढ़ें, और आप बहुत सभी बढ़िया। इसमें हमारा साथ देंगे। ये धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद। बाय जय हिंद। सबको।